से कम हमारे को 2 साल प्लांट्स को लगा के हो चुका है। अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी कम है और यहाँ देखिए इसमें भी पत्तियां देखते हैं आप ना के बराबर है। अब ऐसे अगर आपके भी प्लांट्स है, क्योंकि इसके साथ देखिए खाद तो सब डाल दे एक बराबर है, किस समय पे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और कौन सी खाद डालनी है, ये सबसे जरूरी होता है। तो इसमें भी अब देखिए आपने पोटाश डाल दिया है, पोटाश ने आपके जैसे सिंबल सी है कि स्पर बना दिए। उसके बाद सिंगल फास्फेट आपने डाल दिए, उसने जो फीडिंग रूट्स रहती है वो आपकी बना दी है, और जो आपके फूल थे फूल को भी खिला दिया है। और उसके बाद जो आपने नाइट्रोजन डाली है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट्स की, उसके लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। अब आपके स्पर लग गए हैं, फूल लग गए हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो गई है, लेकिन फिर बोलते हैं बागवान साथी कि हमने ये खादें तो डाल दी है लेकिन हमारे जो है सेटिंग नहीं हो रही है, फल नहीं बन रहा है, फूल भी लग रहे हैं, स्पर भी फट रहे हैं, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है। तो देखिए जो ये वाली मैं खाद बता रहा हूँ इसके द्वितीय पोषक साथियों, मैं गौरव ठाकुर, गौरव फ्रूट्स गार्डन एंड नर्सरी छुरला की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड हमारी रहने वाली है जिन बागबान साथियों ने अपने नए प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिनके पास 1-2 साल के प्लांट्स है, या जिन्होंने इसी साल प्लांट्स लगाए हुए हैं, 2.5 फीट पे कट मारा हुआ है, या तो फेदर्स वाले प्लांट है उनमें पत्तियां नहीं देखने को मिली है, या तो जिनके पास 1-2 साल के प्लांट्स है उनकी ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए रहेगी जिनके की प्लांट्स तो ग्रीन है लेकिन उनमें पत्तियां भी नहीं निकल रही है, या तो डॉर्मेंसी स्टेज से जगाने के लिए आपको कौन से उसमें रसायन, कौन सी उसमें खाद डालनी है, वो आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ ही जिन बागवान साथियों के इस प्रकार के बड़े ऑर्चर्ड्स है, बड़े प्लांट्स है, उसमें आपने किस प्रकार से, मेनली जो हमारे डाउट्स थे बड़े बागबान साथियों के उनके थे कि सेटिंग हो रही है, पत्ते लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, सब कुछ लग रहे हैं, लेकिन जो उनकी सेटिंग एक प्रकार की जो फसल तक जो प्लांट्स आने थे वो थोड़े से उनको फसल कम देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू प्लांट्स के। जैसे ये बड़ा प्लांट है लेकिन उस हिसाब से उनको प्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रही है। तो ये वीडियो उन सभी बागवान साथियों के लिए रहेगी ये स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है हमारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, खाद से रिलेटेड, कि आपने कौन सी खाद डालनी है, कौन से महीने में डालनी है, या साल में कितनी बार डालनी है, केमिकल वाली खाद डालनी है या जैविक खाद डालनी है। ये स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है एक खाद के प्रोसेस से लेकर, और खाद डालने का क्या अभी का समय ओवर हो चुका है। तो देखिए इस बार का जो मौसम है, ऐसे भी 15-20 दिन मौसम जो है आगे को ही डिले है, क्योंकि देखिए अभी भी हिमाचल में बात करूँ तो काफ़ी बरसात हो रही है, और हाल फिलहाल में पिछले कल तक भी बारिश ही थी, बीच बीच में आ रही है। और जब आपकी ज़मीन में नमी होती है तभी इन प्लांट्स में जो है खाद लेके सबसे बेस्ट रहता है। और जनवरी फरवरी से लेकर उम्मीद करता हूँ आपने खादें डाली भी होगी, या तो जो खादें छूट भी गई होगी। साल में 2 बार आप बरसात के मौसम में और नॉर्मल आजकल के महीने में आप खाद का उपयोग कर सकते हैं, वो आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। बागवान साथियों, जो ये स्पेशली हमारी जो वीडियो है आज की, ये स्पेशली होने वाली है न्यू प्लांटेशन की ग्रोथ को कैसे बढ़ाए, और बड़े प्लांट्स है तो बड़े प्लांट्स में आप फसल ज्यादा से ज्यादा प्लांट से कैसे ले सकते हैं। ये जो मैं आपको खादें बताऊंगा 5 प्रकार की, इसमें जो हमारी जो जैविक खाद भी रहेगी और 5 प्रकार की आपको केमिकल वाली खादें भी बताई जाएगी। और ये जितनी भी खादें हैं, सबसे पहले मैं बताऊं तो ये हमने अपने प्लांट में यूज की हुई है। हमारे पास पलम के प्लांट भी है, सेब के प्लांट भी है, और साथ में जो परसिमन के और अनार के प्लांट्स भी है। तो हमने इसमें खुद जो है आजमाए हुए खादें हैं वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और इनकी उपलब्धता भी आपको अपने जो नजदीकी मार्केट है वो इजीली आपको वो मिल जाएगी। तो आप सभी के जो भी आपके डाउट्स थे, उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, और खाद से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है वो आपकी आज की इस वीडियो में आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी मैं आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और इसमें जो छोटे प्लांट्स है, 1 से लेकर आपके 4-5 साल के प्लांट्स है, वहां से लेकर आपको 5 से 10 साल के प्लांट, और 10 साल से बड़े जितने भी 15-20 साल के प्लांट है, उनमें कितनी मात्रा में आपने खाद डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, साल में कितनी बार डालनी है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो खादों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कोई भी खाद का उपयोग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस जमीन में आपने प्लांटेशन की हुई है उस जमीन में किस पोषक तत्व की, किस केमिकल की, या तो किस न्यूट्रिशन की उसमें कमी है। सबसे पहले अपने नजदीकी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए जहां पर कि सॉइल टेस्ट होती है। सबसे पहले अपनी जमीन के जो आपकी मिट्टी है उसका चुनाव कीजिए, उसका टेस्ट कीजिए, और उसमें देखिए कि किस प्रकार की आपको कमी मिल रही है, और उसी प्रकार की खाद उसमें डालिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा मान के चलिए ज्यादा है और ऊपर से आप नाइट्रोजन युक्त ही खादों का उपयोग कर रहे हैं, तो तब तो आपको प्लांट्स में सिंपली ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर बोलते हैं कि हमारी जमीन में तो जी पत्तियां अच्छी लग रही है, प्लांट्स अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, लेकिन हमें फसल नहीं मिलती है। तो फसल कहां से मिलेगी जब सारी डाइट तो आपकी पत्तियों में जा रही है। नाइट्रोजन जमीन में एक तो पहले से ही ज्यादा है, और ऊपर से आप
और ज्यादा नाइट्रोजन डाल रहे हो तो उसका तो गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी खाद का उपयोग करने से पहले एक बार अपना सॉइल देखिए, उसमें जिस पोषक तत्व की कमी है आपने उसी का ही आपको उसमें जो है इस्तेमाल करना है, उसी की जो युक्त खाद्य रहती है उसी का इस्तेमाल करना है। तो बागवान साथियों, जो भी केमिकल या जैविक खाद, इसमें सबसे पहले मेन डिफरेंस और आपको अपनी ऑर्चर्ड में कौन सी खाद का उपयोग करना चाहिए, सबसे पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके प्लांट बड़े हैं, पिछले लगातार आप मान के चलिए 5-10 सालों से लेकर आप केमिकल वाले खादों का उपयोग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैं आपको एकदम से जैविक खादों के ऊपर जाने की सलाह नहीं दूंगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर देखिए जिससे अगर आपने प्लांटेशन की वजह से, हमारे कुछ एक ऑर्चर्ड है जिसको हमने पहले से लेकर जब वो 1 साल के प्लांट थे, 2 साल के प्लांट थे, उनको हमने प्योर जो है जैविक तौर पे ही हमने उसको तैयार किया हुआ है। किसी भी प्रकार के केमिकल, किसी प्रकार के फर्टिलाइजर का उपयोग वहां पर हम करते ही नहीं। उस स्थिति में आपके अगर 15-20 साल के प्लांट है तो उस स्थिति में आप पूरा उसको जैविक तौर पे ही इसका आप एक तरह का फल उसमें पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 15-20 साल से लेकर केमिकल वाली खादों का उपयोग ज्यादा किया है तो उस स्थिति में मैं एकदम से आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जैविक खाद पे जाइए, तो उसमें आपकी प्रोडक्शन एकदम से गिर जाएगी। तो उसको भी आपने किस प्रकार से धीरे धीरे, अगर आप जैविक खेती की तरफ जाना चाहते हैं, उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करें वो भी आपको बताया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो जैविक खाद्य रहती है, तो जैविक खादों का उपयोग की सलाह मैं इसलिए देता हूं क्योंकि उसका कोई भी आपके प्लांट्स को साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और जैसे जो केमिकल वाली खाद है उसमें आपको काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, नहीं तो उसमें काफी आपको साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं। लेकिन जो एक तरफ जैविक खाद्य है उसका उपयोग मैं तभी सलाह देता हूँ कि जो भी आपके छोटे प्लांट है, मेन की मान के चलिए 1 साल से लेकर आपके जो भी 5-6 साल तक के प्लांट्स है, उसको आपने 100% अगर आप उसको ऑर्गेनिक वे में तैयार करेंगे तभी आपको इन फ्यूचर जाके जो है प्लांट्स एक मजबूत और एक हेल्दी प्लांट देखने को मिलेगा। उसमें भी सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम खुद उपयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे पहले जो है प्लांट्स में दिया जाता है जो एक सड़ा हुआ गोबर रहता है, जो आपको पता है अमूमन आपने 2-3 महीने तक गोबर को एक जगह इकट्ठा करके रखना है, उसके बाद उसको जो अपने प्लांट्स में देना है। और वो किस प्रकार से और कितनी मात्रा में देना है, तो देखिए आपका जो छोटा प्लांट है, जी हाँ, काफी हमसे पूछते थे कि हमारा 1 साल का 2 साल का प्लांट है, क्या उसमें हम गोबर डाल सकते हैं, तो जी हाँ, आप सड़ा हुआ गोबर उसमें बड़े आराम से डाल सकते हैं। और वो भी कितनी मात्रा में डालना है, तो अगर आपका प्लांट 1 से लेकर 3 साल तक का प्लांट है तो उसमें आपने 5 से 10 किलो के बीच में आप इजीली मिट्टी में मिक्स करके आप उसको दे सकते हो। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आपने मात्रा उसको मान के चलिए डबल से भी ज्यादा करना है। जैसे आपका प्लांट 7-8 साल का प्लांट है तो उसमें कम से कम आपको 20 से 40 किलो के आसपास उसमें डालना ही पड़ेगा। और अगर आपका प्लांट 15-20 साल बड़ा प्लांट है तो आपको मान के चलिए कम से कम आपको 80 से 100 किलो की मात्रा में जो कच्चा गोबर होता है, जो सड़ा हुआ गोबर होता है, गोबर खाद, उसको डालना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बड़े प्लांट में अगर सिंपल सी बात है 20-20 किलो डालेंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं रहता देने का। तो और उसको साल में आप कितनी बार देते हैं, तो देखिए जो हम अपने खुद के बगीचे में देते हैं तो हम साल में कम से कम 3 से 4 बार जो ये गोबर है इसको हम डालते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है जमीन में, ये जो आपके जमीन के जो न्यूट्रिशन है उसको एक लेवल में भी लाता है और जमीन की जो उपजाऊपन है उसको भी बढ़ाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा रहता है जो हम आपको सजेस्ट करते हैं वो रहता है, इसी का एक अलग रूप है, इसे कहा जाता है बर्मी कंपोस्ट। और बर्मी कंपोस्ट भी आपको पता ही होगा, जो सड़ी आपके आसपास का सड़ा गला जो भी मटेरियल रहता है, जो भी पत्तियां रहती है, जो भी एक तरह का जो नारियल के छिलके रहते हैं, वो उसका बनाने का भी अगर आपको प्रोसेस जानना है तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आप घरेलू तौर पर एक बर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो आपने सिंपल सा जो बर्मी कंपोस्ट भी रहता है उसको भी आप डाल सकते हैं। उसकी डालने की मात्रा भी लगभग इतनी रहती है, छोटे प्लांट हो तो 5 से 7 किलो के बीच में आप इजीली डाल सकते हो। एक तरह का जो एक कच्चा गोबर है, सूखा हुआ गोबर है, तो उसी की तरह इसको भी आप इजीली प्लांट्स में उपयोग कर सकते हैं। जैसे पशु वगैरह नहीं है, अगर आपके पास सड़ा हुआ गोबर अवेलेबल नहीं है तो इजीली अपने नजदीकी मार्केट में चाहिए बर्मी कंपोस्ट लीजिए, एक तरह का इसी का ही सेम रोल ये भी आपके प्लांट्स में अदा करेगा। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा हम करते हैं कि जो नीम की खली रहती है उसका उपयोग करते हैं। और ये भी एक तरह का आपको मान के चलिए, इसमें भी काफी जो मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी पोटाश रहता है वो इसमें अच्छी मात्रा में रहता है। हम इसका सलाह देते हैं जो छोटे प्लांट रहते हैं उनके लिए। और अब देखिए सबसे जरूरी बात है कि जो आपका प्लांट्स का में डॉर्मेंसी पीरियड चली हुई है, अब एक तरह का लास्ट डॉर्मेंसी पीरियड चला है, अभी आपके प्लांट्स में पत्तियां लगना शुरू हो चुका है। और अब ये बागबान साथी हमसे पूछते थे कि उनके प्लांट्स में जो पत्तियां अभी भी नहीं निकली है, जैसे उन्होंने 2.5 फीट पे कट मारा है या उनके फेदर्स वाले प्लांट है और प्लांट्स आपके ग्रीन है, आपने 1-1 इंच नीचे डाउन करके कट मार के देखा कि प्लांट्स आपके ग्रीन है लेकिन उनमें पत्तियां नहीं निकल रही है, तो वो क्या करें। तो देखिए डॉर्मेंसी पीरियड से प्लांट्स को जगाने के लिए अगर मैं जैविक खाद बताऊं जो सबसे उपयोगी रहती है तो वो रहता है सीविड एक्सट्रैक्ट।
ये आपको नजदीकी जो आपकी मार्केट है उसमें इजीली मिल जाएगी। और जो भी ये खादे मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैविक खादे, उनका बतौर मैं फोटोज भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे साथ में। और जो ये रहता है एक तरह का समुद्री जो शैवाल रहता है, जो कि आपको पता ही होगा मोमन बागबान साथियों को, कि जो समुद्री शैवाल रहता है ये सबसे बेस्ट रहता है डॉर्मेंसी पीरियड से प्लांट्स को जगाने के लिए। इसमें देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस तो रहता ही है, लेकिन इसमें 60% से ज्यादा जैसे मैग्नीशियम, जिंक रहता है, जो भी आयरन, पोटाश जो भी रहता है ना, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जो न्यू ग्रोथ के लिए जरूरी रहता है, वो इसमें रहता है। और एक तरह का इसको एक बूस्टर भी मान के चलते हैं, जो कि डॉर्मेंसी पीरियड से प्लांट्स को जगाता है। और इसका उपयोग भी आपने कितना करना है, तो देखिए अगर ये आपको एक तरह का जो दानेदार के रूप में मिलता है, तो इसमें 10 से 20 ग्राम आप जो है छोटे प्लांट्स में इजीली इसको ऐसे फैला सकते हो जड़ों से। थोड़ा सा आप मान के चलिए कि तने से दूरी जितनी भी आपको मैं बता रहा हूं, उसको आपने मिट्टी के साथ मिक्स करके उपयोग करना है। और उसके साथ अगर ये लिक्विड फॉर्म में आती है, तो जो 2 मिलीलीटर रहेगा वो 1 लीटर जो पानी के लिए पर्याप्त रहेगा। इसकी आप स्प्रे भी कर सकते हैं, या तो इसको आप जड़ों में मिट्टी में मिलाकर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये रहता है जो मेनली जो जैविक खाद्य में अगर आपको फिर से बताऊं, तो जैसे आपका सड़ा हुआ गोबर रह गया, बर्मी कंपोस्ट रह गया, नीम की खली रह गई, और जो ये सीबीज एक्सट्रैक्ट रह गया, ये रह गया। और इसके साथ में अगर आपकी जो जमीन है, अगर उसमें मेनली अगर फास्फोरस की कमी ज्यादा रहती है, तो उसके लिए जो बोन मील रहता है, जो हड्डियों का चूरा रहता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है फास्फोरस की कमी जो मेनली अगर आपके जमीन में रहती है, तो उसके लिए जो हड्डियों का चूरा, जो बोन मील रहता है, वो सबसे उपयोगी रहता है। ये भी आपको कितना डालना है, तो ये देखिए प्लांट्स के अकॉर्डिंग आपको उसको डालना है। जैसे 50 ग्राम से लेकर आप इसको डालना स्टार्ट कर सकते हैं, तो 100 से 250 ग्राम तक भी आप इसमें इजीली उपयोग कर सकते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट तो कोई रहता नहीं है। लेकिन ज्यादा मात्रा में देखिए भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास उपयोग ज्यादा उपलब्ध है तो हम ज्यादा डालेंगे तो हमारे को ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं रहता है। तो जो भी मैंने आपको बताया है, मेनली जैसे 4-5 ये चीजें बताई है, ये हम खुद के जो बगीचे में हमने आजमाए हुए हैं। इसके अलावा भी काफी और भी जैविक खादें रहेगी, वो हम देखिए हमने खुद इस्तेमाल नहीं किए, तो हम आपको क्या ही सलाह दें। ये जो भी ये चीजें रहती है, ये हमने अपने जो पलम के प्लांट्स है, सेब के प्लांट्स है, और जो हमारे पास नाशपाती वगैरह के कुछ एक प्लांट है, और जापानी में खासकर हमने इन प्रकार की जैविक खादों का उपयोग करते हैं, और रिजल्ट भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला है इसका। साथियों, ये तो रही जैविक खादें। इसके साथ ही अब मैं आपको बताऊंगा कि जो केमिकल, जो रसायन वाली खादें है, अगर आपके प्लांट्स बड़े हैं और आप काफी लंबे समय से लेकर रसायन वाली खादें डाल रहे हैं, तो उसमें अब आप प्लांट्स में अगर आपने रसायन वाली खादें ही डालनी है, और उम्मीद करता हूं कि आपने इनमें से काफी खादें डाल भी दी होगी, और जो खादें आपने नहीं डाली होगी तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अभी समय है। तो सबसे पहले हम जो अपने बगीचों में खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रहती है डीएपी, जिसमें कि डाई अमोनियम फास्फेट रहता है। अगर मैं इसमें बताऊं कि इसमें आपको मेनली क्या क्या इस खाद में आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए इस खाद में फास्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश रहता है। पोटाश की मात्रा इसमें ना के बराबर रहती है, और मेनली इसमें फास्फेट और नाइट्रोजन रहता है। जैसे फास्फेट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 46% इसमें फास्फेट रहता है, और नाइट्रोजन की बात करूं तो 18% के आसपास इसमें नाइट्रोजन रहता है। और देखिए अगर आपने डीएपी खाद अगर अपने बगीचे में अगर आपने इस्तेमाल करनी है, तो इसके साथ आपको बोलते हैं कि खादों को क्या आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं, तो जी हाँ, अगर आपने डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी खाद अगर आपने इस्तेमाल करनी है, तो उसके साथ आपको एमओपी और एसओपी जो खाद रहती है, जिसमें कि पोटाश की मात्रा अधिक रहती है, उस खाद को आपको मिक्स करके डालना पड़ेगा। अन्यथा इस खाद का उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है अगर आपने सिंपल डीएपी डालनी है, तो उसमें आपको जो ये पोटाश रहता है, पोटाश की मात्रा इसमें नहीं रहती है। तो पोटाश वाली खादों को आप इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं। अगर मैं सिंपल सा बताऊं कि फास्फोरस और नाइट्रोजन इसमें रहती है, तो इसका मेनली क्या काम रहता है, तो देखिए जड़ों के विकास के लिए मेनली जो है फास्फोरस को ज्यादा उपयोगी माना जाता है, और जो भी पत्तियों की ग्रोथ है, प्लांट्स की ग्रोथ है, उसके लिए तो आपको पता है कि नाइट्रोजन सबसे अच्छा माना जाता है। अगर मैं दूसरी खाद इसमें बताऊं जो हम खुद उपयोग करते हैं, तो उसमें रहता है एनपीके, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरेट और जो आपका पोटाश है, ये इजीली इसमें मिल जाता है। और इसमें भी मात्रा रहती है, जैसे 19-19-19, 16-16-16 या 20-20-20। इसमें जैसे 19-19% रहता है, कईयों में 20-20% रहता है, तीनों की मात्रा जो भी है, नाइट्रोजन, फास्फोरेट और जो भी पोटाश है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी जमीन में मेनली कई बागबान साथी हमसे बोलेंगे कि हमने सॉइल टेस्ट करवाया हो, और हमारे वहां सिर्फ मेनली पोटाश की कमी ज्यादा है, कईयों के वहां नाइट्रोजन की कमी हो, क्योंकि सबकी जमीन एक बराबर तो रहती नहीं है। तो इसमें देखिए ये खाद स्पेशली भी रहता है, सिंगल फास्फेट रहेगा,
सिंगल पोटाश रहेगा तो उसमें भी अवेलेबल रहती है, जिसमें कि पोटाश की मात्रा ज्यादा मिलेगी। कई स्पेशली इसमें रहता है जिसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा अलग मिलेगी। तो ये सिंगल सिंगल भी आपको खादें मिल जाती है। और जो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ तो ये रहती है एनपीके, जिसमें कि आपको जैसे 19-19-19 में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें 19-19% जो है तीनों खादों का रेशो मिला हुआ होता है। और जो एक तरह का ओवरऑल आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है, इसमें तीनों ही आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देखने को मिलेंगे। अगर आपने स्पेशली सिंगल सिंगल भी डाले हैं तो सिंगल फास्फेट वैसे सिंगल नाइट्रोजन और सिंगल पोटाश करके भी आपको ये खादें इजीली मिल जाएगी। और अपनी जो जमीन है उसमें क्या कमी रहती है उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और सिंपल सी बात है, काम ये वही करेगा जो आपकी जड़ों को मजबूत करेगा, जो आपकी प्लांट्स की ग्रोथ है उसके लिए सारी खादें जो आपके उपयोगी रहने वाली है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो अगर मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूं अपना एक पॉइंट, कि देखिए जो डीएपी और एनपीके जो मैं आपको खाद बता रहा हूं, अगर आपने देखिए सबसे जरूरी रहता है कि खाद तो डालने वाले और बताने वाले आपको बता देंगे ये डालिए। सबसे जरूरी रहता है कौन सी खाद डाले, कौन से समय में डाले और कितनी मात्रा में डाले, ये सबसे जरूरी रहता है। खाद का उपयोग तो सारे करते हैं, फिर बोलते हैं कि देखिए हमारे जो है जड़ सड़ने स्टार्ट हो चुकी है, जड़ जलना स्टार्ट हो चुकी है, तने के जो खाल रहते छिलका रहता है वो निकलना स्टार्ट हो गया है, पत्तियों में छेद आना स्टार्ट हो गया, पत्तियां सूख रही है। तो ये सारा रहता है जो ये केमिकल वाले खादे में आपको बता रहा हूं, इसका साइड इफेक्ट भी रहता है। लेकिन अगर इसके प्लस पॉइंट की बात करो तो ये ग्रोथ भी ज्यादा अच्छा करती है। आपकी जमीन में जिस प्रकार जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो जैविक खाद जो है नाइट्रोजन की कमी पूरा करने में समय लगाएगा और उसकी मात्रा भी आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी। लेकिन जो केमिकल वाली खादों का प्लस पॉइंट भी रहता है कि वो कम मात्रा में आपकी जो मिट्टी की जो कमी है उसको पूरा करती है। लेकिन मेनली आपने ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में और कब डालना है। तो जैसे कि अगर आपके छोटे प्लांट है तो उसमें आप 10 से 20 ग्राम 30 ग्राम तक, जो 2-3 साल तक के प्लांट है उसमें आप 20-30 ग्राम तक खाद का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे ही आपके प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, 5 से 10 साल के प्लांट है, तो आप 200 ग्राम 250 ग्राम इतनी खादें इजीली उसमें उपयोग कर सकते हैं। वो आपने देखना है कि हर साल आपने खाद डालनी होती है, वो कितना डालेंगे तो धीरे धीरे उसकी आपकी क्वांटिटी बढ़ानी है। ऐसा नहीं करना है कि मेरे पास सुविधा अच्छी है, साधन अच्छे है तो हमने ज्यादा उपयोग करना है। तो इसका आपने ये ध्यान रखना है। और मेनली बात आपने रखनी कि जितनी भी मैं आपको खादें बता रहा हूं जो खासकर केमिकल वाली खादें, उसके बाद आपने मान के चलिए पानी का विशेष ध्यान रखना है। या तो बरसात के मौसम में दीजिए, अगर आपके पास बरसात का मौसम नहीं है, जमीन में नमी नहीं है, तब इन खाद को आपको मैं सजेस्ट करूंगा ही नहीं। ये केमिकल वाली खादें रहती हैं, इनके लिए जमीन में नमी होना सबसे जरूरी रहता है। तो ये तो रही बात कि आपने कितनी मात्रा में और कैसे डालनी है। तो देखिए प्लांट्स के अकॉर्डिंग डालिए। और आपने साल में इसको कितनी बार डाल सकते हैं, एक बार तो आपको पता है डॉर्मेसी पीरियड में डालिए। फिर आप बरसात के मौसम में हल्का हल्का सा खाद का जो छिड़काव इसका भी कर सकते हैं। तो साल में 2 बार हम डालते हैं, अगर आप 3 बार डालोगे 4 बार डालोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मेनली हम डालते हैं, हम साल में 2 बार डालते हैं। एक बार जब बरसात का मौसम आता है तब हम खाद डालते हैं, और एक बार जब प्लांट्स जो है डॉर्मेसी पीरियड में होता है तब हम खाद का उपयोग करते हैं। तो इसके बाद अगर मैं आपको मान के चलूं कि अगर स्पेशली जो आपके जमीन में नाइट्रोजन के लिए अमूमन जो हम खाद उपयोग करते हैं वो करते हैं हम, जो यूरिया आपने नाम सुना होगा, यूरिया खाद होता है जिसमें कि शुद्ध मात्रा में नाइट्रोजन की 46% नाइट्रोजन रहता है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। और इस वाली खाद का हम भी उपयोग करते हैं। ये मेनली आपको पता ही होगा नाइट्रोजन क्या करता है, ग्रोथ ज्यादा अच्छी करता है, पत्तियों को हरा भरा रखता है, पत्तियों की ग्रोथ के लिए सबसे लाभकारी रहता है। तो जो भी प्लांट नए प्लांट हो, बड़े प्लांट हो, उसमें हम यूरिया जो है बड़े आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग करने का भी वही रहता है, प्लांट्स के अकॉर्डिंग आप 20-30 ग्राम से शुरू करके आप इसको 200-250-300 ग्राम तक, आप इससे भी ज्यादा प्लांट्स के अकॉर्डिंग, अगर 25-30 साल के प्लांट है तो उसको तो 50-100 ग्राम डाल के तो कुछ नहीं होगा। उसमें आपने अपने आप क्वांटिटी अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग, अपने सूझबूझ के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अमूमन बागवान साथी हमसे पूछते हैं कि देखिए हमारे फूल आ गए, पत्ते आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन हमारी जो सेटिंग नहीं हो रही है। काफी हमारे वहां पिछली बार 20 साल भी काफी हमारे से आ रहे हैं कि हमारे प्लांट्स में सेटिंग कैसे करें, सेटिंग नहीं हो रही है। देखिए हर चीज का एक जो प्रोसेस रहता है, जैसे मैं अगर आपका ये वाला जो डाउट है कि सेटिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है, तो उसको मैं अभी इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि आपकी सेटिंग क्यों नहीं हो रही है। अगर आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं आपको ये खादों का उपयोग और चयन बता रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया पूरी साल भर, तो आपको खुद ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि आपने पोटाश डाल दिया है, पोटाश ने आपके जैसे सिंपल सी है कि स्पर बना दिए, उसके बाद सिंगल फास्फेट आपने डाल दिए, उसने जो भी जो फीडिंग रूट्स रहती है वो आपकी बना दी है, और जो आपके फूल थे फूल को भी खिला दिया है। और उसके बाद जो आपने नाइट्रोजन डाली है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट्स की, उसके लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। अब आपके स्पर लग गए हैं, फूल लग गए हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो गई है,
लेकिन फिर बोलते हैं बागवान साथी कि हमने ये खाद तो डाल दी है लेकिन हमारे जो है सेटिंग नहीं हो रही है, फल नहीं बन रहा है, फूल भी लग रहे हैं, स्पर भी फट रहे हैं, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है। तो देखिए जो ये वाली मैं खाद बता रहा हूं इसके द्वितीय पोषक के रूप में भी कहा जाता है। तो ये रहती है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे कि एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है, जो कि आपको नजदीकी बाजार में इजीली मिल जाएगी। इसका देखिए सबसे जरूरी जो स्पर फाड़ने से लेकर फूल बन गए आपके, फूल से लेकर जो फल बनाने का मैं प्रोसेस आपको बताऊं तो सिंपल हमने पढ़ा होता है स्कूलों में कि जो पत्तियां रहती है वो धूप की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से एक फल तैयार करते हैं। तो उसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं कि बिना मैग्नीशियम की सहायता में आपका जो क्लोरोफिल है वो आपका फल तक वो प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो मैग्नीशियम की सबसे जरूरी जरूरत होती है एक फल से एक फूल से एक फल बनने तक का जो प्रोसेस रहता है उसमें मैग्नीशियम सबसे अहम रोल निभाता है। तो अब जो ये मैग्नीशियम सल्फेट मैं आपको बता रहा हूं, नाम से ही क्लियर है, इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट की मात्रा रहती है। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम आपको 10% के आसपास में मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, और जो इसमें सल्फेट रहता है, सल्फेट आपको 13% इसमें सल्फेट देखने को मिलेगा। तो अब देखिए सबसे जरूरी ये रहता है, और बिना मैग्नीशियम की सहायता से जो आपका फल बनना संभव नहीं है। और जो भी आपने खादें डाली भी है जमीन में, तो उसको जो है ये एक तरह का काम करता है कि उसको इकट्ठा करके जो आपकी फीडिंग रूट्स है, फीडिंग रूट्स तक लाने का काम भी जो आपका ये मैग्नीशियम जो है वो करता है। इसके साथ ही जो 13% इसमें जो सल्फेट रहता है उसमें क्या रहता है, उसमें एक तरह का मान के चलिए जो प्रोटीन जो एंजाइम रहता है वो एक तरह का इसमें बनाने का इसमें जो सहायता रहती है, जो भी प्रोटीन एंजाइम आपके रहते हैं वो आपका सल्फेट बनाता है। और इसके साथ एक तरह का जो आप पूछ रहे थे ना कि जो एक तरह का जो समुद्री शैवाल था जो एक तरह का बूस्टर करता था काम की, जो ऑर्गेनिक खाद थी जो कि आपके प्लांट्स को डॉर्मेसी पीरियड से जगाने का काम करता है। तो अगर आपने जैसे केमिकल वाली खाद में थोड़ा जल्दी आपको उसका एक्शन का रिएक्शन चाहिए, तो इसमें जो ये सल्फेट युक्त जो खाद रहती है, जो मैग्नीशियम सल्फेट रहती है, ये एक तरह का डॉर्मेसी से प्लांट्स को जगाने में भी जो ये सल्फेट रहता है वो सबसे उपयोगी माना गया है। जो भी केमिकल खाद है उसमें सल्फेट सबसे उपयोगी माना गया है कि डॉर्मेसी पीरियड से जगाने के लिए ये सबसे जरूरी रहता है। और जो एक तरह का फल होता है, फल में मिठास की कमी रहती है, मिठास की और जो उसकी गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसमें सल्फेट जो है इसमें सबसे मेन रोल अदा करता है। और इसके साथ ही अब इसके उपयोग का अगर मैं बताऊं तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो आप मान के चलिए 10 से 15 ग्राम तक इसका आप उपयोग, एक बड़ा चम्मच आप मान के चलिए 10-15 ग्राम एक बड़ा चम्मच रहता है, उसका आप 4 लीटर पानी में इसका इजीली मिला के उसको आप पत्तियों में दे सकते हैं। अगर आपका ये खाद के रूप में है तो आप खाद भी सेम उतनी रहती है, 20 से 50 ग्राम खाद आप छोटे प्लांट्स में, फिर जैसे जैसे प्लांट्स आपके बड़े होते हैं तो आप खाद की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो खाद रहती है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका जो है काफी देखिए डीएपी डाल दी, एनपीके डाल दिया, यूरिया डाल दिया, और लास्ट में जो सबसे जरूरी खाद होती है मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो है अमूमन बागवान साथी जो है उनको थोड़ा सा नॉलेज में भी नहीं रहता है, थोड़ा ध्यान में भी नहीं रहता है, वो डालते ही नहीं है। और फिर बोलते हैं कि हमारी सेटिंग नहीं हो रही है, फल अच्छे नहीं हो रहे, क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। तो देखिए मैग्नीशियम सल्फेट डालिए, इसमें आपको जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हमेशा एक बात फिर से मैं बता दूं कि खाद का आपको पता लग गया है तो अब आपने ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना है, एक जो है अनुकूलित मात्रा में डालिए, अपनी जमीन के अकॉर्डिंग डालिए, प्लांट्स के एज के अकॉर्डिंग डालिए, और बाकी आपको जो इसके पॉजिटिव रिजल्ट है वो तो आपको 100% इसमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये खाद जो हम खुद भी उपयोग करते हैं तो इसमें सबसे मेन जो खाद रहती है जो ह्यूमिक एसिड रहता है। अब इसमें क्या रहता है तो देखिए अमूमन ह्यूमिक एसिड में रहते हैं जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, खनिज भी इसमें प्रचुर मात्रा में रहते हैं। इसमें भी देखिए ह्यूमस रहता है जो मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत रहती है, उसको काफी भुरभुरा, काफी नरम जो एक तरह का बना लेता है। और उसके साथ ही इसमें कार्बनिक पदार्थ रहते हैं जो कि आपके पेड़ पौधे, जो आपके जमीन में जो जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनको जीवित रखने के लिए कार्बन की मात्रा मिट्टी में होना सबसे जरूरी रहता है। इसके साथ फ्लूविक एसिड रहता है जो कि जो पोषक तत्व रहते हैं जो जड़ों के पास वो उसको लाने का काम करता है, एक तरह से जड़ों में जो ताकत बढ़ाता है जिससे कि वो आसपास की जो भी खनिज रहता है उसको वो अपनी तरफ खींचना जो है ज्यादा अच्छी स्पीड में या ज्यादा अच्छी तरह से खींचते हैं। और उसके साथ जो प्राकृतिक खनिज रहते हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इसकी भी जो ये ह्यूमिक एसिड है इसमें अच्छी मात्रा रहती है। और इसको देना कितना है तो इसमें देने का देखिए पर पौधा आप 20-25 ग्राम से 20-30 ग्राम से आप शुरू कीजिए, और उसी तरह से जिस प्रकार से दूसरी खाद है उसमें धीरे धीरे इसकी जो है आपने क्वांटिटी को बढ़ाते रहना है। और इसके साथ इसकी मेन जो अगर मैं ह्यूमिक एसिड के फायदे बताऊं
तो जो आपका प्लांट है, जो बेशक छोटा प्लांट हो बेशक बड़ा प्लांट हो, जो उसकी जड़ें रहता है, जो उसके फीडिंग रूट्स रहते हैं, जो उसकी रूट्स को बढ़ाने का जो काम करता है, वो एक तरह का ह्यूमिक एसिड करता है। और देखिए अगर इसको आपने डीएपी या एनपी के साथ अगर आपने इसको मिक्स करके डालना है, तो ये अपनी जो आपकी जो उसकी ताकत रहती है वो एकदम से डबल हो जाती है, क्योंकि इस खाद को मेनली जो है दूसरी खादों के साथ मिक्स करके डाला जाता है। और अगर इसमें बताऊं तो देखो मिट्टी सुधारक के रूप में भी इसे देखा जाता है कि अगर आपके मिट्टी में किसी चीज की मात्रा ज्यादा कुछ ज्यादा ही रह रही है, किसी चीज की थोड़ी कम रह रही है, एक तरह का न्यूट्रल जो है मिट्टी को करने के लिए अगर आपने डाला है तो ह्यूमिक एसिड का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर इसको आपने स्प्रे के फॉर्म में भी करना है तो जैसे 2-2.5 मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी के लिए उपयोगी मानी गई है, तो इसके इसके रेशो के अकॉर्डिंग आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये रही आपकी मेनली जो हम, इसके अलावा भी काफी खादे हैं जो कि आप रासायनिक खादे हैं और जैविक खादे भी है, लेकिन जो हम मेनली अपने ऑर्चर्ड में जिसका उपयोग करते हैं तो मेनली ये खादे रहती हैं। और इसके बाद इसको किस प्रकार से आपने जमीन में डालना है, जैसे अगर बड़े प्लांट्स लेकर छोटे प्लांट्स में आपको दिखाऊंगा, तो छोटी सी इसमें वीडियो में ऐड करूंगा, अपने ऑर्चर्ड में भी चलेंगे इसके बाद कि आपने किस प्रकार के आपने कितनी दूरी पे आपने जो इस खादों को उपयोग करना है। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि ये मेनली वीडियो जो हमारी खाद के ऊपर रहती है, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 10 प्रकार की और भी खादें हैं, उनको भी मैं आपको ऐसे ही बता के आपको एक तरह से दिमाग में एक तरह से 10 प्रकार की खादों के नाम आपके दिमाग में रटवाना नहीं है। मेन रहता है कि जो उपयोगी रहती है, जो हम खुद उपयोग में करते हैं, वो ये खादे हैं। और बाकी आपके आपके जमीन के अकॉर्डिंग रहेगा कि जिस प्रकार की, जिस न्यूट्रिएंट्स की, जिस खनिज की आपको कमी है उसके अकॉर्डिंग खाद डालिए। और बाकी जो भी हमने बताया हुआ है ये खादे हैं जो हमने खुद के ऑर्चर्ड में ऐड किए। अगर इसके अलावा भी कोई और खाद आपको लगता है, क्योंकि देखिए सीखते तो दोनों तरफ से, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ उम्मीद करता हूं कि आपको हमसे सीखने को मिलेगा। तो इसके अलावा भी कोई खाद अगर आपके सजेस्ट में रहती हो, या तो कोई करेक्शन करने को, किसी की मैंने मात्रा कम ज्यादा बताई हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हमें भी सीखने को मिलेगा। हम भी अभी नए नए तो क्या बोलते हैं, ये तो हमारा एक तरह का मान के चलिए ट्रेडिशन, काफी साल से लेकर हम परसिमन में ये उपयोग कर रहे हैं। और अगर आप कुछ और नई खादें भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, एक बार हम खुद उसको उपयोग करेंगे, उसके बाद ही हम अपने जो है दूसरे बागबान साथियों को उनका सजेशन करेंगे। और बाकी तो बागबान साथियों, अब देखिए मेनली आपने ध्यान रखना है कि आगे आइए, यहाँ दिखाइए, जो गोबर वगैरह है, जो भी मैं आपको जैविक तौर पे बताता हूँ कि जो भी इस प्रकार के जो छोटे प्लांट्स रहते हैं उनमें हम खुद जो है रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं। जैविक तौर पे जैसे मैंने बताया 5-6 साल तक तो आप जैविक खादों का ही उपयोग कीजिए। इसमें जैसे हमने सिंपली गोबर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, ये करीबन हमने मान के चलिए 1.5 महीने पहले गोबर डाला हुआ है। अभी जो नेक्स्ट है वो बरसात का मौसम जैसे आता है तो फिर से हम इसमें गोबर डालना शुरू करेंगे। और इसमें देखिए आपने थोड़ा सा, जैसे इतनी दूरी पे है, आप थोड़ा जूम कीजिए, यहाँ देखिए इतने कर की दूरी पे आपने रखना है ध्यान की, जो तना है तने से थोड़ी सी दूरी में आपने जो इसको गोबर डाल देना है। और रही बात, आप देखते हैं इसमें इस प्रकार के प्लांट्स है, और यहाँ देखिए इस प्रकार का जितने भी हमारे ये छोटे प्लांट्स हैं इसमें हमने मेनली जैविक खादों का ही उपयोग किया है। और इसके साथ ही अगर मैं आपको लिए चलूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और आगे आइए, इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रोडक्शन में देखिए, यहाँ देखिए कोई भी दिक्कत आपको प्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो भी ये वाले हमारे प्लांट्स हैं ये हमने सारे जो है जैविक तौर पे तैयार किए हुए हैं। और हमें कोई भी खास, जो आप बोल रहे थे ना कि रसायन वाले में और जैविक वाले ऑर्चर्ड में आपको क्या फ़र्क देखने को मिला है, तो जो पुराने हमारे वहाँ बड़े ऑर्चर्ड है तो उनमें तो हमने रसायन डाला हुआ है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन जो नए जो हमने तैयार किए हुए हाल फिलहाल में, ये भी 4-5 साल के प्लांट्स हैं, तो इसमें जितना भी हमारे नए न्यू प्लांटेशन है 6-7 साल के भी अभी कई हमारे वहाँ ऑर्चर्ड के, जिनमें कि हमने कुछ भी रसायन डाले हैं। और जो भी हमें जो कंपेरिजन में अगर मैं मान के चलूँ तो जो रसायनों का उपयोग करते हैं हम स्पेशल जैविक करते हैं, तो हमारे को कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। तो आप भी एक न्यू प्लांटेशन शुरू से ही जैविक तौर पे ही तैयार करना चाहते हैं, तो जो हमने खुद जो है परसिमन फील्ड में हम जो जुड़े हुए, इसमें हमने देखा है कि आप जैविक तौर पे भी बड़े आराम से अपना जो एक प्लांट से एक फल है, एक उसमें अच्छा फसल आप जो है एक प्लांट्स में ले सकते हैं। और उसके साथ ही इसके जो नेक्स्ट वीडियो है, जो काफ़ी बागवान साथी हमसे पूछ रहे हैं, जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए बता दें कि हमारी जो एक स्प्रे शेड्यूल, जो लास्ट ईयर भी हमारे से काफ़ी डिमांडिंग वीडियो थी, और इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक स्प्रे शेड्यूल आपके लिए लेके लाएंगे कि साल भर में जितनी भी, बेशक हम 2 स्प्रे ही करते हो, 3 स्प्रे, कितनी भी हम स्प्रे करते हैं, वो एक स्प्रे शेड्यूल का आपको हम इसमें ज़रूर बताएंगे, जो कि स्पेशली रहेगी हमारी जो परसिमन के जो हमारे को डिमांडिंग जो क्वेश्चंस भी आते हैं, और परसिमन फील्ड में जो भी हम स्प्रे भी शेड्यूल करते हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारी जो ये वीडियो है ये अच्छी लगी हो,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।